हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा फॉर योर क्लास 12th हिस्ट्री टर्म 2। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 8 नंबर का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे सोर्सेज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपको 8 नंबर फिक्स करवा देगी। इस वीडियो के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपके बॉक्सेस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। दो आपको काम करने हैं। फर्स्ट इज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और सेकंड जो मैं आपको वीडियो यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, वो आपको उसमें से जो टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसको एक बार आपको रीड करना है, बस ये आपको करना है। उसके बाद एक तरीके से आपके जो सोर्सेज वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस को कवर किया हुआ है, राइट। क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे सोर्स बेस्ड के। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 8 मार्क्स के, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन 4 मार्क के। यहाँ पर आपका 8 नंबर का हो गया। और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको पैसेज को रीड करना है और यहाँ पर इसको रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपके एक तरीके से क्या आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क के। और जब आपका एक इंडिविजुअल पैसेज आएगा 4 मार्क का, उसमें आपको 1 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 2 नंबर यहाँ से, और ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। सो एक यहाँ पर आपको 1 नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये भी 2 नंबर का 4 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ठीक है। सो यहाँ पर आपको 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और यहाँ पर आपको 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं पैसेज आपको बताऊंगा, डिफिकल्टी थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है। सिंपल वर्ड्स में सभी पैसेज को मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। चांसेस है वही क्वेश्चन आए, लेकिन अगर थोड़ा सा अलग भी आता है क्वेश्चन, तो जो मैं आपको पैसेज समझाऊंगा उसके बेसिस पे आप उसको आंसर कर पाओगे। जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसेज से बने। कुछ क्वेश्चन जो आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है उससे भी बन सकते हैं। सो 1 या 2 क्वेश्चन आपको पैसेज से डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली हर बार आता है जो कि आपका चैप्टर से रिलेटेड आएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका आंसर कर पाओगे। इट मीन्स रिवीजन वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना पूरी अच्छे से दोनों वीडियोस को, और चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको सोर्सेज की तो वीडियो यहाँ पर बना ही रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से चलोगे तो सोर्स जो क्वेश्चन है आपका उसमें एक भी नंबर नहीं छूटेगा, और 8 का जो टारगेट है सोर्स में 8/8 का, आराम से आप उसको अचीव कर पाओगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप बुक को भी ओपन कर सकते हो या फिर इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट हमारा है द मुगल नोबिलिटी। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर चंद्रभान ब्राह्मण, ठीक है, इन्होंने क्या किया, चार चमन नाम की बुक लिखी है और इन्होंने बताया कि उस समय जो मुगल्स थे उनके कोर्ट में जो नोबल्स थे, यानी कि जो ऑफिसर्स थे, वो अलग अलग डिफरेंट रेसिस को, कास्ट को, रीजन्स को बिलोंग करते थे, ठीक है। वो एक तरीके से बहुत सारे रेसिस को बिलोंग करते थे। अरब्स हो गए, ईरानियंस थे, टर्क्स थे, कुर्द्स थे, रशियंस थे। उसके साथ साथ कई सारी कंट्री को बिलोंग करते थे, टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि रिफ्यूज लेने आते थे, एज अ माइग्रेंट आते थे, एज वेल एज मैन विद डिफरेंट, एज वेल एज डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया, मैन विद नॉलेज और स्किल्स एज वॉरियर्स। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग आते थे, उनके पास अलग नॉलेज होती थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सैयद्स यहाँ पर हो गए, है ना, बुखारियाज यहाँ पर, बखारियाज यहाँ पर हो गए, थोड़े से अजीब से नाम है यहाँ पर, है ना। सायजादास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, अफगान ट्राइब्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, लोधीज, रोहिलास, यूसुफ जाई। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ और ट्राइब्स भी देखने को मिल जाती हैं, इंडियन ट्राइब्स, जैसे कि खाखर, खोखर, है ना। यहाँ पर हमें मनसब्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वो पर्सन एक तरीके से मनसबदार जिनको रैंक दी जाती थी। लैंड ऑनर्स है यहाँ पर, जो कि अलग अलग एरिया को बिलोंग करते हैं, माउंटेन वाले एरिया से है, कोई स्टैपिस वाले एरिया से है, डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, बंगाल, आसम। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय जो भी मुगल की जो कोर्ट में ऑफिसर्स थे, वो अलग अलग रेसिस को बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, है ना। उनका जो ऑक्यूपेशन था, ठीक है, सो उनका जो ऑक्यूपेशन था दैट वाज आल्सो डिफरेंट। किसी का कुछ काम है तो किसी का कुछ काम है, कंट्री डिफरेंट थी, है ना। ऑक्यूपेशन यहाँ पर उनकी कंट्री डिफरेंट है, उनका रीजन डिफरेंट है, कोई माउंटेनियस एरिया से आ रहा है, कोई दूसरे एरिया से।
तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा आपको, आप पॉज करके रीड कर लेना आंसर। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में बताना है नेम द डिफरेंट रेसेस एंड कंट्रीज फ्रॉम पीपल केम टू मुगल कोर्ट, यानी कौन कौन से रेसेस से, आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा पैसेज में। सेकंड, लिस्ट द डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया हु सॉट रिफ्यूजी इन मुगल कोर्ट, तो जो रिफ्यूजी लेते थे मुगल कोर्ट में वो आपको बताना है। और आपको बताना है थर्ड वाले में कि कौन क्या रैंक होती थी मनसबदार की, जो कि पैसेज में डिस्क्राइब की हुई है, जो कि 100 से लेकर 7000 तक होती थी, राइट। सो इसके आंसर नीचे हैं, आप आराम से इनको रीड कर सकते हो, ठीक है, इनको आराम से आप रीड कर लो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको आराम से पैसेज में आंसर मिल जाएगा इनका, जो समझाने वाली ज़्यादा चीज़ होगी वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर सेकंड पैसेज है दरबार ए अकबारी। देखो यहाँ पर अबुल फजल ने बताया हुआ है कि जो अकबर का दरबार था वो कैसा था। देखो यहाँ पर होता क्या था, अकबर वहाँ पर एक तरीके से एंटर करते थे अपने दरबार में, तो ड्रम को बजाया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते थे, सभी लोग उससे लोगों को नोटिस मिल जाता था कि यहाँ पर किंग एंट्री मार रहे हैं। और यहाँ पर जो किंग, यहाँ पर किंग के सन हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंडीज मतलब वो लोग जो कि जिनके हाई रैंक के ऑफिसर्स, एक तरीके से वो क्या करते थे, कॉर्निश करते थे। देखो कॉर्निश एक टाइप का सैल्यूटेशन का फॉर्म है। इसमें करना क्या होता है, अपना जो हथेली है ना राइट हैंड की, उसको अपने माथे के आगे रखना होता है, फोरहेड के आगे, और सर को बैंड करना होता है। आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। ये करना होता है। उसके साथ साथ वो अपने प्रॉपर प्लेसेस पे खड़े हो जाया करते थे, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग जो कि एक तरीके से स्किलफुल मैकेनिक्स हुआ करते थे, वो रिस्पेक्ट पे करते थे, या फिर किसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जस्टिस की या किसी भी और की, वो प्रस्तुत करता था। उसके साथ साथ वो क्या करते थे, एक तरीके से जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है उनको सॉल्व करते थे सेटिस्फैक्ट्री मैनर में, है ना। उसके साथ साथ स्किलफुल ग्लैडिएटर्स होते थे। सो ग्लैडिएटर्स यहाँ पर मतलब हो गए एक तरीके से वो जो ट्रेंड फाइटर्स होते हैं ना, और रेसलर्स वगैरह दूसरी कंट्री से, वो एक तरीके से रेडी रहते थे अपना एक तरीके से पावर दिखाने के लिए। सिंगर्स वहाँ पर होते थे, क्लेवर जगलर्स होते थे जो कि एंटरटेनमेंट करने के लिए, फनी टम्बलर्स होते थे ताकि वो अपनी पावर एक तरीके से अपने टैलेंट को दिखा सकें। तो इट मीन्स यहाँ पर अकबर के दरबार के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बारे में यहाँ पर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लो कि देखो एक्सप्लेन करना है आपको जो भी मेन एक्टिविटीज़ होती थी टेक प्लेस इन दी दरबार ऑफ अकबर। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एक तरीके से सब ड्रम बजता था, लोग तैयार रहते थे, और वहाँ पर एक तरीके से मतलब सैल्यूटेशन किया जाता था, है ना। वो डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे। और उसके बारे में कॉर्निश के बारे में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग जो टाइप के लोग हैं वो वहाँ पर रहते थे, भले वो स्किलफुल ग्लैडिएटर्स हों, रेसलर्स हों, या फिर सिंगर्स हों, वो रेडी रहते थे अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड, एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन टू दी रूलर। सो अलग अलग टाइप की सिजदा होता है, यहाँ पर चाहर तस्लीम होता है, जमीन बोस होता है, या फिर यहाँ पर मेंशन है ये वाला भी, आप कॉर्निश वाला भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। थर्ड यहाँ पर दे रखा है, देखो ये अलग अलग से क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पर वीडियो में स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, वो वाला यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि अलग आता है पैसेज से। हाउ डिड एम्परर बिगन हिज डे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि झरोका दर्शन वाला यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा किसके बारे में, यहाँ पर एक तरीके से द ज्वेल्ड थ्रोन। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ फटाफट से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ शाहजहां ज्वेल्ड थ्रोन। तो उनका जो थ्रोन है, तख्त सिंहासन, उसके बारे में मेंशन है किसके अंदर, बादशाह नामा के अंदर। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनका जो एक तरीके से जो सिंहासन था वो बहुत, उसमें पिलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर अच्छी हाइट पे बना हुआ था, स्टैप्स सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो 86 लाख वर्थ के जैम्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और 1 लाख तोलास ऑफ गोल्ड वर्थ 14 लाख वो देखने को मिलता है डेकोरेट करने के लिए। प्रीशियस स्टोन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनकी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो द थ्रोन वॉज कम्प्लीटेड इन द कोर्स ऑफ 7 ईयर में ही कंप्लीट हुआ। अमंग द प्रीशियस स्टोन्स यूज्ड अपॉन इट वॉज द रूबी वर्थ 1 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि एक तरीके से जो शाह अब्बास है सफ़ावी, वो एक तरीके से लेकर आए थे उसको जहांगीर के पास। और उसके बाद ऑन दिस रूबी वर इंस्क्राइब द नेम्स ऑफ दी, और इन रूबी पे अगर हम देखें तो जो नेम्स है ग्रेट एम्परर्स के वो डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उनको रीड कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर ये हैं, और अकबर के, जहांगीर, एंड दैट ऑफ हिज मैजेस्टी हिमसेल्फ, यानी कि खुद शाहजहां का नाम भी उस पर मैंशन है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, इस टाइप का वहाँ पर सिंहासन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हमें डोम देखने को मिलेगा, हाइट पे बना हुआ है, स्टैप्स हैं इस तरीके से, यानी कि पूरा एक तरह से डेकोरेटेड है स्टोन्स वगैरह के साथ,
एकदम महंगे महंगे स्टोन्स को, प्रीशियस स्टोन्स को वहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि बादशाहनामा क्या है, कौन सी बुक है, किसने लिखी है। सो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। थ्रोन के स्ट्रक्चर के बारे में आ जाएगा, या फिर एक क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड नहीं होगा पैसेज से, वो अलग से आ जाएगा। फोर्थ पैसेज की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। अगर हम फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर देखें तो इस वाले पैसेज में बताया हुआ है कि जो भी कंडीशंस थी जमींदार की एंड द ऑक्शन ऑफ लैंड, यानी कि उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट नाम की पॉलिसी वो लेकर आए थे, जिसके अंदर जो जमींदार की जो लैंड थी उनको ऑक्शन किया जाता था। अगर पीजेंट ने टैक्स नहीं दिया जमींदार को, तो मतलब पीजेंट ने जमींदार को नहीं दिया और जमींदार ने ब्रिटिशर्स को नहीं दिया, तो मेन ब्रिटिशर्स का था यहाँ पर। ठीक है, तो उनका जो लैंड था उसकी नीलामी की जाती थी, ऑक्शन किया जाता था उसका। तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है कि उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी। तो यहाँ पर जो उनका लैंड था जिसकी ऑक्शन होती थी उनकी, उसकी जो वैल्यू है सिक्का रुपीज़ में, वो मेंशन है यहाँ पर। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाला पार्ट कि यहाँ पर जो एक तरीके से जो डिफॉल्टर्स हुआ करते थे जिनकी लैंड ऑक्शन होती थी वो ओल्डेस्ट फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। उसके साथ साथ वहाँ पर हमें कई सारे लोग देखने को मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, है ना। और उसके साथ साथ उनकी जो स्टेट को एक तरीके से, स्टेट मतलब लैंड को ऑक्शन की जाती थी तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। ठीक है, पॉवर्टी वहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखो उनकी जो एक तरीके से लिवलीहुड है वो किसकी वजह से चल रही है, लैंड की वजह से। अगर उसका ही ऑक्शन हो रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। पॉवर्टी यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलती है। एंड इन सम इंस्टेंसेस प्रेजेंटेड डिफिकल्टीज टू द रिवेन्यू ऑफिसर्स, तो वो एक तरीके से अपनी डिफिकल्टीज भी दिखाई करते थे रिवेन्यू ऑफिसर्स को कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जमींदार की जो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो यहाँ पर बताया हुआ है। और फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर हमें मेंशन इसका देखने को मिलता है, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फिफ्थ रिपोर्ट है क्या, या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, या फिफ्थ रिपोर्ट को कब सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस की जाती थी बाय द जमींदार्स। सो प्रॉब्लम फेस्ड बाय जमींदार्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नीचे वाले में से आप आराम से 2-3 पॉइंट उठा के लिख सकते हो, राइट। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, ये सब मैं आपको रिवीजन वाली में बता चुका हूँ। यहाँ पर आप एक बार रीड कर सकते हो, इसको लाया क्यों गया, इसके अंदर था क्या। हमारा फिफ्थ है हमारा पैसेज, दैट इज अबाउट दी हु वाज फ्रैंकिस बुकानन। सो फ्रैंकिस बुकानन एक तरीके से फिजिशियन थे जो कि इंडिया में आए और उन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस में सर्व किया। उसके बाद वो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली के क्या बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जू को ऑर्गेनाइज किया, और जो दैट बिकेम द कलकत्ता एलिपोर जू, तो कलकत्ता का एलिपोर जू वहाँ पर बन गया। उसके साथ उन्होंने एक तरीके से वो इंचार्ज रहे हैं बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स के। और इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इन्होंने क्या किया, इन्हें काम सौंपा गया कि आप बंगाल के डिफरेंट एरिया में जाओ और सर्वे करो, सर्वे करके हमें इन्फॉर्मेशन दो कि वहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब रहती है, वो क्या काम करती है, ताकि हम टैक्स सिस्टम वहाँ पर लागू करें और हमें वहाँ पर टैक्स मिले, और उनको रिकमेंड करें कि आप एग्रीकल्चर करो और अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमें टैक्स दो। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रैंकिस बुकानन कौन थे और उनका वर्क क्या था, क्या टास्क उन्हें असाइन किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सिक्स्थ पैसेज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। देखो इस वाले के अंदर बताया हुआ है कि जब 1857 का रेवल्ट हो रहा था तो उस समय के जो लोग थे उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एक तरीके से कि जो ऑर्डिनरी लाइफ कैसी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पे, जब प्रॉब्लम थी उस समय, तो वहाँ पर जो नॉर्मल लोग की लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग। पीपल हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू, पम्पकिन एंड ब्रिंजल कैन नॉट बी फाउंड इन दी बाजार, यानी कि बेसिक नेसेसिटी का सामान भी नहीं मिल रहा। पोटैटो, अरवी, है ना, ये सब वेजिटेबल्स के नाम है। ये अगर मिल भी रहे हैं ना तो स्टेल, बेकार, रोटन यानी बेकार कंडीशन में मिल रहे थे उस समय। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ वहाँ पर जो एक तरीके से कुछ सामान वहाँ पर अवेलेबल भी थे ना, तो बहुत एक्सपेंसिव थे। पुअर लोग खाली वहाँ पर अपना एक तरीके से वो एफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, खाली वो लिक करते थे अपनी लिप्स को, है ना, उनके माउथ पे वाटर आता था बट वो एक तरीके से उसको बाय नहीं कर पाते थे। सो फ्रॉम द गार्डन्स इनसाइड द सिटी सम प्रोड्यूस डज रीच ए फ्यू प्लेसेस बट द पुअर एंड द मिडिल क्लास कैन ओनली लिक देयर लिप्स एंड वॉच दैम। सो आप देख सकते हो कितनी बेकार कंडीशन है, उन्हें बेसिक नेसेसिटी का सामान भी नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है बेसिक नेसेसिटी का सामान तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मीन्स दैट वॉज वेरी एक्सपेंसिव।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक तरीके से आप देखो बाहर लड़ाई हो रही है, तो पीपल पहले क्या करते थे, पानी भरने बाहर जाया करते थे। सो वो भी अब नहीं जा पा रहे, तो वाटर की जो एक तरीके से प्रॉब्लम है वो भी उन्हें हो रही है, वाटर नहीं मिल पा रहा उन्हें। सो स्टॉप फीलिंग वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक तरीके से जो वाटर की प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलती है, और बाद में यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही आगे तक, तो एक तरीके से यहाँ पर डेथ्स बढ़ जाएंगी, डिजीज़ यहाँ पर आ जाएगी, लोग भूखमरी से मर जाएंगे, एपिडेमिक फैल जाएगा। इट मीन्स आप देख सकते हो, एक बार आप इसको रीड करना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा एक बार और। तो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग उस समय जब यहाँ पर रेवोल्ट हो रहा था 1857 का। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको समरी प्रोवाइड कर दी, आप आराम से रीड करोगे, इतनी हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, प्रॉब्लम पूछी जाएंगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप वाटर वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बता सकते हो, बेसिक नेसेसिटी का वहाँ पर सामान अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है, और कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा 1857 के रेवोल्ट से, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम हमारा 7th यहाँ पर है टॉपिक अबाउट द मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो देखो होता क्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि एक तरीके से मौलवी थे, इन्होंने एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में। एजुकेटेड इन हैदराबाद, और इन्होंने क्या किया, एक तरीके से वो क्या करते थे, विलेज टू विलेज जाया करते थे, बोलते थे कि आप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लड़ाई करो, अर्ज करते थे उनको, है ना। उसके बाद वो एक तरीके से पैलेनिक्विन में वो मूव करते थे, मतलब पालकी जो होती है, आपने पालकी देखी होगी ना, कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर डंडे होते हैं, तो उनको एक तरीके से लकड़ी होती है, उसको पकड़ते हैं यहाँ पर 2-3 लोग खड़े होके, तो उसमें वो जाया करते थे और ड्रम को बीट क्या करते थे साथ ही साथ, मतलब उनके साथ और भी लोग होते थे ड्रम को बीट करने वाले, ठीक है। इसलिए इनको एक तरीके से डंका शाह भी कहते हैं, द मौलवी विद द ड्रम, यानी वो मौलवी जो कि ड्रम बजा रहे हैं और जगह जगह जाके अर्ज करें लोगों से कि आप भी रेवोल्ट करो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक तरीके से पैनिक हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन ही रीच लखनऊ इन 1856 ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी। तो जब वो 1856 में पहुँचे लखनऊ में, तो पुलिस ने उन्हें मना कर दिया जाने से, वहाँ पर एंट्री करने से। और उसके बाद वो एक तरीके से बाद में वो 22nd नेटिव इन्फेंट्री के क्या बन जाते हैं, इलेक्टेड लीडर बन जाते हैं। उसके बाद वो एक फेमस बैटल ऑफ चिन्हट, वो एक तरीके से क्या करते हैं, एक फॉट करते हैं, लड़ाई करते हैं ये वाली बैटल में, इन विच द ब्रिटिश, तो जो यहाँ पर जो ब्रिटिश की जो फोर्सेस होती है ना, उसके जो उस समय लीड कर रहे थे ब्रिटिश की फोर्सेस को, हेनरी लॉरेंस, वो हार जाते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो काफ़ी पावरफुल थे ये, इनके पास काफ़ी करेज था, साहस था, पावर थी। इनफैक्ट पीपल बिलीव करते थे कि वो एक तरीके से इनविंसिबल है, मतलब इनके पास कुछ अलग टाइप की, बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पावर है इनके पास। लेकिन बाद में इनको एक तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कुड नॉट बी किल्ड बाय द ब्रिटिश, इनको ब्रिटिशर्स मार भी नहीं पा रहे हैं। इट वॉज दिस बिलीव दैट पार्टली फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस अथॉरिटी। इट मीन्स एक लीडर के बारे में मेंशन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो क्या करते थे, ड्रम को बीट क्या करते थे और जगह जगह जाके पैलेंक्विन में वो जाते थे, बोलते थे कि आप एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेवोल्ट करो और मेरे एक तरीके से मेरे ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओ और हम और भी लोगों को अर्ज करेंगे। उसके बाद वो एक तरीके से क्या करते हैं, बैटल ऑफ चिन्हट का वो बैटल फॉट करते हैं, और जिसमें जो हेनरी लॉरेंस है वो हार जाते हैं। और ये लोग ये बिलीव कर रहे थे कि वो एक तरीके से मैजिशियन है और ब्रिटिशर्स इनको हरा भी नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हु वॉज मौलवी अहमदुल्ला शाह, वो इतने पॉपुलर क्यों बन गए, कौन सा बैटल उन्होंने लड़ा, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेज, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन, ये पैसेज आपको कन्वे करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पैसेज को रीड करोगे आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं, एक चीज़ को दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। सो कोई मतलब इसका मतलब नहीं बनता, तो आप एक तरीके से वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई नई बात होती तो मैं आपको यहाँ पर बता देता, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अलग है थोड़ा सा, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन द पैसेज कन्वे टू यू। यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक लीडर के बारे में मेंशन है जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे किसके, 1857 के रेवोल्ट के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक तरीके से शामल के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में बताया हुआ है कि वो एक तरीके से परगाना बरौट उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते थे। कई सारे जो विलेजेस इनके कंट्रोल में थे, है ना, और जिस रीजन में वो रहा करते थे वो एक तरह से इरिगेटेड था, फर्टाइल था। उसके बाद वो भी सेम काम करते थे एक तरीके से। देखो हो क्या रहा था, उनके जो भी लैंड वगैरह है ना, वो लॉस कर रहे थे, मतलब एक तरीके से छीने जा रहे थे बाय मनी लैंडर्स, जमींदार्स। तो उन्हें प्रॉब्लम फेस वो कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं और जो हेडमैन थे ना और कल्टिवेटर्स थे 84 विलेजेस के, उनको जाके वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, रात में जाके जगह जगह जाके लोगों को यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो बैड पॉलिसीज़ है उनके बारे में बताओ और उनको एक तरीके से बोलो कि आप भी ऑपरेशन और ये जो इनजस्टिस है
इनके खिलाफ लड़ाई करो, यहाँ पर ये बोला जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये ब्रिटिशर्स के जो हाउसेज हैं, मतलब मनी लेंडर्स के हाउस, ब्रिटिशर्स के हाउस, ट्रेडर्स के हाउस वगैरह, उनको लूटा जाता है, प्लंडर किया जाता है, आग लगा दी जाती है उनको, है ना। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और जो ब्रिज वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देखो, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के यहाँ पर 2 रीज़न है। पहला कि एक तरीके से यहाँ पर कि ताकि जो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की जो फोर्सेज है वो एंटर ना कर पाएँ उनके एरिया में। दूसरा, ये जो ब्रिजेस और रोड्स है ना, ये एक तरीके से ब्रिटिश रूल के सिंबल थे, इसलिए इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उस समय। उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से जो दे सेंड सप्लाईज टू द सीपॉयज, तो जो सीपॉयज दिल्ली में लड़ाई कर रहे थे, इंडियन सीपॉयज, उनको सप्लाई एक तरीके से भेजी जाती है। और एक तरीके से जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, एंड स्टॉप्ड ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश हेडक्वार्टर, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के बीच में कम्युनिकेशन है उसको भी एक तरीके से वहाँ पर रोका जा रहा था, राइट। सो यहाँ पर इसी के बारे में मेंशन है, ही ऑल्सो सेट अप एन अमेजिंग इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द पीरियड ऑफ फॉर ए पीरियड द पीपल ऑफ द एरिया फेल्ट दैट, यानी कि जब तक ये जिंदा थे शामल, तो लोगों को लगता था कि ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन बाद में इनको 1857 जुलाई के अंदर मार दिया जाता है। तो शामल के बारे में भी वही मेंशन है कि वो लोगों को फोर्स कर रहे थे कि आप, मतलब फोर्स नहीं, अर्ज कर रहे थे लोगों को कि आप भी ब्रिटिशर्स की जो बैड पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ जानो, उनके बारे में जानो, मतलब, और उनके खिलाफ रेवोल्ट करो। और एक तरीके से उनके जो भी सिंबल थे, देखो वो उस समय ना जमींदार से भी परेशान थे, मनी लैंडर से भी परेशान थे, और अंग्रेज़ों से तो थे ही। इन सभी की जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो बिल्डिंग हो, भले ही वो उनका घर हो, ऑफिस हो, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वही यहाँ पर मेंशन है। सो शामल कौन थे, और एक तरीके से वो हाउ डिड ही अर्ज पीपल टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यहाँ पर आपको बताना है। या फिर वाई द कल्टिवेटर्स वर लूजिंग द लैंड टू आउटसाइडर, तो जो कल्टिवेटर थे वो क्यों अपना लैंड आउटसाइडर पे लूज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक तरीके से टैक्स देना पड़ता था, और अगर टैक्स देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो मनी लेंडर के पास जाएंगे, और वो इंटरेस्ट और लोन का पैसा नहीं दे पाएंगे तो उनका जो लैंड है वो उन्हें देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप कहानी एक तरीके से बना के स्टोरी बना के लिंक करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और क्या रीज़न था कि जो एक तरीके से व्हाट वाज द रीज़न फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज, तो प्रॉस्पेरिटी का कारण कि जो लैंड थी वो फर्टाइल थी। यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर से और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो गया आपका, आराम से आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत या आपको हल्का बहुत क्वेश्चन वैसा मिलेगा, बट क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। नेक्स्ट यहाँ पर है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। तो देखो, सब्सिडरी अलायंस एक पॉलिसी थी जिसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, लॉर्ड वेल्सेली इसको लेकर आए थे 1798 के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर यह था कि जो ब्रिटिशर्स, देखो यहाँ पर ये बोला गया जो प्रिंसली स्टेट थे उस समय के, कि आपकी जो एक तरीके से मिलिट्री है उसको डिसबैन कर दो, हटा दो, और हमारी अब जो एक तरीके से आर्मी का कॉन्टीजेंट है वो आपके एरिया में रहेगा, उसके बदले आप हमें कुछ पैसे दे देना, और कल को आपको किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट पे अटैक करना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी होगी, अगर कोई अग्रीमेंट भी करना है। ठीक है, सो सब्सिडरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्सेली इन 1798 ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस, तो उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता था कि देखो कि जो द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर, यानी ब्रिटिशर्स ही बचाएंगे उनको, कल को कोई अटैक करता है तो उस प्रिंसली स्टेट को जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है। दूसरा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ब्रिटिश का जो आर्म्ड कॉन्टीजेंट है वो वहाँ पर रहेगा प्रिंसली स्टेट के किसमें, कोर्ट में, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से जो ये एलाई है वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स, एलाई जो है ना यहाँ पर वो कौन है, ये जो एलाई है यहाँ पर वो प्रिंसली स्टेट है, राइट। वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कॉन्टीजेंट, तो यहाँ पर पैसे देने होंगे, और अगर कल को यहाँ पर कोई अग्रीमेंट कर रहा है वो किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट के साथ, कोई एक प्रिंसली स्टेट, तो उसे वहाँ पर क्या करना होगा, या वॉर भी कर रहा है तो बिना परमिशन, बिना अंग्रेजों की परमिशन के वो अटैक वहाँ पर नहीं कर सकता या अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। तो इस पॉलिसी के थ्रू एक तरीके से डिपेंडेंट बना रहे थे वो प्रिंसली स्टेट्स को, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, राइट। सो क्वेश्चन बन सकता है प्रिंसली स्टेट यहाँ पर मतलब सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी क्या थी, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन थी, या फिर कब ये जो इसको इम्पोज किया गया अवध के ऊपर, या फिर पहला कौन सा स्टेट था तो कब इम्पोज किया गया 1801 में, और कौन सा पहला स्टेट था जिसने साइन किया, सो दैट वाज हैदराबाद, जिसने सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी उसको साइन किया, राइट। सो इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा वाय द सॉल्ट सत्याग्रह, और ये वाला टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। देखो सॉल्ट सत्याग्रह के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपका जो सॉल्ट मार्च वाला पूरा टॉपिक समझाया था, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाए थे 3 मार्क के, 6 मार्क के, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाए थे, ये दोनों वाले, ये भी और इससे पिछला वाला भी, ये वाला भी।
इट मीन्स यहाँ पर बताने का अलग से दोबारा मतलब नहीं बनता, वीडियो खामोखा बड़ी हो जाएगी आपकी। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपका सॉल्ट मार्च वाला जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला और नेक्स्ट वाला, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, कर लेना इनको उस वाली वीडियो से। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। लिंक मैं आपको उसका ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में सोर्सेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उसमें थोड़ा सा हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला है कि अंबेडकर ओन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहाँ पर अंबेडकर बताते हैं कि क्या एक तरीके से बैड कंडीशंस हैं लोगों की जो कि डिप्रेस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि एक तरीके से उनके पास मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, वो ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्हें यहाँ पर लेपर समझा जाता है, मतलब बहुत बेकार कमज़ोर समझा जाता है जो कि कुछ कर नहीं सकता। उसके साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिकली बहुत उनकी बेकार कंडीशन है। उन्हें एक तरीके से इकोनॉमिकली वो एक तरीके से डिपेंडेंट है हाई कास्ट हिंदूज़ पे अपने डेली ब्रेड के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो हिंदूज़ हैं, हिंदू जो सोसाइटी है वो एक तरीके से आगे बढ़ने देना नहीं चाह रही इन डिप्रेस क्लासेस को, और ताकि ये अपनी लाइफ में एक तरीके से आगे बढ़ सकें, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन सरकमस्टांसिस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, ये जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं इनके लिए कुछ एक तरीके से हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो यहाँ पर बोला जाता है कि सम शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन ऑर्डर दैट इट मे प्रोटेक्ट इटसेल्फ इज अ पैरामाउंट नेसेसिटी। इट मीन्स अंबेडकर सपोर्ट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, और वही तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं गांधी जी के, जब गांधी जी अपोज कर रहे थे कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड मत करो, तो डिप्रेस क्लासेस के फेवर करते हुए, डिप्रेस क्लासेस को फेवर करते हुए अंबेडकर उनकी एक तरीके से कंडीशन को समझाते हैं कि सर देखो यहाँ पर जो कंडीशन है बहुत बेकार है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में ही मेंशन है। तो आपको एक छोटा मोटा आइडिया मिल गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और अपना रिएक्शन बताओ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन बतानी है और सजेस्ट करने कुछ वेज जिनसे एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं उनको एक तरीके से कि सजेस्ट सम अदर वेज टू प्रोवाइड एन ऑनरेबल पोजीशन टू डिप्रेस क्लास। तो उनको एक तरीके से अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ वेज बताने हैं, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, जो भी यहाँ पर मैंने बताया आप एक बार इनको रीड ज़रूर कर लेना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। बहुत सिंपल वर्ड्स में है ये आपको समझ में आ जाएंगे। बॉक्स समझ में आ गया ना, ये भी आ जाएंगे। देखो बॉक्स को ऐसा मत लेके चलो सारा ही एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, नहीं, आपको एक क्रक्स समझ में आ गया ना उसका कि उसकी समरी क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इनफ। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या है कि जब द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्ट्री बिहाइंड। तो यहाँ पर सरदार पटेल यहाँ पर बोल रहे थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है हमारे लिए बहुत बेकार है, और वो ये बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसी कंट्री बता दो जहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट हो, फ्री कंट्री है नहीं कोई भी, अगर है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इस पॉलिसी को, ठीक है। बट इन दिस अनफॉर्चुनेट कंट्री इफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट इज गोइंग टू बी परसिस्टेड, तो इससे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हमने अलाउ कर दिए तो कंट्री का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से वो ये बोलते हैं कि देयरफॉर आई से इट इज़ नॉट गुड फॉर माई गुड अलोन, यानी कि मतलब इट इज़ नॉट फॉर माई गुड अलोन, यानी कि एक तरीके से मैं अपने बारे में ही नहीं बोल रहा, अपने मेरे लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा ये, बल्कि सभी के लिए अच्छा होगा। इसलिए जो पास्ट है उसको भूल जाओ, अब हम यूनाइटेड हैं, अब हम अच्छे से चलेंगे। जो भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है उनको अच्छे से राइट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को बंद कर दो। उसके बाद जो ब्रिटिश का एलिमेंट है वो चला गया, बट एक तरीके से उनका जो मिस्टीफ है ना, उनकी जो गलती अभी भी हमारे माइंड में है, मतलब जो कि वो पॉलिसी लेकर आए थे, उनका काम था डिवाइड करना, मतलब उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। सो डिवाइड एंड रूल यानी कि एक तरीके से इनमें फूट डालो और रूल करो, लेकिन वो पॉलिसी क्यों हम अब फॉलो कर रहे हैं, हमें उसको फॉलो नहीं करना, राइट। वी डू नॉट वॉन्ट टू परपिटुएट दैट मिस्टीफ, हमें वो मिस्टीफ कंटिन्यू नहीं करना, रिपीट नहीं करना। वैन दी ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस एलिमेंट, तो वो एक तरीके से उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें जाना पड़ेगा कंट्री से, और उनका मानना था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बनाना है और फूट डालनी है इंडियंस के बीच में, तभी वो इस पॉलिसी को लेकर आए थे। उसके बाद वो लास्ट में ये बोलते हैं कि एक तरीके से आर वी टू गेट आउट ऑफ इट और नॉट, क्या हम इस पॉलिसी से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इट मीन्स भर भर के बुराई की हुई है सेपरेट इलेक्टोरेट की कि सर आप समझो कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उससे हमारी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, इससे हमारा कंट्री का डिवीजन हो जाएगा, बेकार है हमारे लिए। हमें जो ब्रिटिशर्स की बेकार पॉलिसी है उसको फॉलो ना करते हुए एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, हम मिल के चलेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको इन्होंने मिस्टीफ क्यों बताया,
दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बताना है जो कि सरदार पटेल ने दिए फॉर बिल्डिंग पॉलिटिकल यूनिटी एंड यूनिफाइंग अ नेशन। तो एक तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी मेंटेन करने के लिए और यूनिफाई करने के लिए नेशन को कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए। और आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो फिलॉसफी है ना सेपरेट इलेक्टोरेट की, क्यों उससे सेपरेट नेशन बन जाएगा। देखो आप खुद ही सोचो, हर किसी के अपने अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हर किसी के अपने अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या सेपरेटिज्म की भावना नहीं आएगी। कल को डिवीजन भी हो सकता है कंट्री का। रिवीजन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस टॉपिक को मैंने, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। देखो रिवीजन वीडियो वाले के उसके पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हो और इसके पॉइंट आप वहाँ आंसर्स में डाल सकते हो। इट मीन्स बोथ आर कनेक्टेड। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है जो कि आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट सुसाइडल होंगे माइनॉरिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, भर भर के एक तरीके से बुराइयाँ करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कि हमारे लिए अच्छा नहीं है ये सब, ठीक है। तो वो बताते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से जो सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी है आइसोलेट कर देगी, अलग कर देगी मेजॉरिटी को, मतलब माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से, और उससे फ्रस्ट्रेशन आएगी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि क्या माइनॉरिटीज़ ये चाहते हैं कि वो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ ही रहे हमेशा और वो एक तरीके से हमारे इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट ना बने। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि अगर वो नहीं चाहती ऐसा करना, मतलब अगर वो नहीं चाहते एक तरीके से, मतलब वो चाहते हैं कि वो इंडिया का पार्ट बने। देखो यहाँ पर मेंशन ये है कि डू द माइनॉरिटीज़ ऑलवेज वांट टू रिमेन एज माइनॉरिटीज़ और डू दे एवर एक्सपेक्ट टू फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ग्रेट नेशन। यानी जो माइनॉरिटीज़ है, क्या वो माइनॉरिटीज़ ही रहना चाहते हैं या फिर वो इंडिया का पार्ट भी बनना चाहते हैं। अगर वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें एक तरीके से ये जो पॉलिसी है इसको फॉलो नहीं करना होगा सेपरेट इलेक्टोरेट की, और अलग से हमें क्या करना होगा, एक यूनिफाइड नेशन होगा, सिंगल इलेक्शन हमारे होंगे, ठीक है। सो कैन दे एवर अचीव दैट एस्पिरेशन एंड दैट आइडियल इफ दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्या वो एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट बन सकते हैं इंडिया का अगर वो आइसोलेट है तब भी, मतलब कि आइसोलेट होते हुए भी दूसरी कम्युनिटी से क्या वो एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट बन सकते हैं इंडिया का, नहीं बन सकते ना। इसलिए वो बोलते हैं कि जो आई थिंक इट वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर दैम इफ दे वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड किप्ड अलूफ इन एन एयर टाइट कंपार्टमेंट वेयर दे वुड हैव, मतलब एक तरीके से बोल ये रहे हैं कि उन्हें आइसोलेट रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, और ऐसे एक तरीके से जगह में रहना पड़ेगा जहाँ वो सांस भी नहीं ले सकेंगे अच्छे से, और वो उस कम्युनिटी से सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि द माइनॉरिटीज इफ दे आर रिटर्न बाय सेपरेट इलेक्टोरेट कैन नेवर हैव एनी इफेक्टिव वॉइस, उनकी इफेक्टिव वॉइस भी नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो माइनॉरिटीज़ के लिए बेकार रहेंगे, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी से अलग अलग हो जाएगी और उससे वो इंटीग्रल पार्ट नहीं बन सकते, किसका, इंडिया का, हमारी कंट्री का, उन्हें प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। वो हमारे लिए तो डेंजरस है ही, बल्कि खुद माइनॉरिटीज़ जिनको हम ये राइट दे रहे हैं उनके लिए भी डेंजरस है। क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होते क्या हैं, या फिर क्यों इन्होंने सुसाइडल एक तरीके से बोला कि सुसाइडल है माइनॉरिटीज़ के लिए, या फिर आप यहाँ पर सपोर्ट करते हो कि जो रिजर्वेशन है वो सही है माइनॉरिटीज़ के लिए। अपना आर्ग्यूमेंट आपको देना, तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि आपका ओपिनियन, अगर रीज़न पूछा या फिर 2 मार्क में आएगा तो रीज़न भी डाल देना कि आपने क्यों इसको फेवर किया सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्वेशन पूछी है, रिजर्वेशन को फेवर किया या फिर अगेंस्ट किया, इसका रीज़न भी बताना है उसका, अगर पूछा है तो। नहीं भी पूछा 2 मार्क में तब भी आपको बताना है, ताकि थोड़ा बड़ा तो लगे आंसर 2 मार्क के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद हमारा 15th ये है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड रॉयल्टी। देखो यहाँ पर ये गोविंद बल्लभ पंत बताते हैं कि जो अगर डेमोक्रेसी में अगर हम रह रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा और अपने बारे में नहीं सोचना होगा, बल्कि औरों की भलाइयों के बारे में सोचना होगा। यहाँ पर यही बताया हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर लेना। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमें अपनी जो लग्जरियस लाइफ है, फालतू का हम जो खर्चा करें उसको बंद करके हमें जो और लोग हैं उन पे फोकस करना होगा, ताकि एक तरीके से उनको भी हेल्प मिल सके। यही हमारी डेमोक्रेसी है। वरना वो ये बोलते हैं अगर हम फालतू की एक तरीके से चीज़ें करते रहेंगे, अपने पे फोकस करेंगे, फालतू का खर्चा करेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेसी डूम्ड हो जाएगी, डेमोक्रेसी एक तरीके से नष्ट हो जाएगी। ये वो वहाँ पर बताते हैं। एक्स्ट्रा वैगेंस यहाँ पर लिखा है ना, उसका मतलब फालतू खर्चा होता है, राइट। एक बार आप इसको रीड कर लेना, जो मैंने आपको बताया वही समझ में आपको आ जाएगा, वही यहाँ पर है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ डिड गोविंद बल्लभ पंत एनकरेज करते हैं कि जो सिटीजन है वो यूनिफाइड नेशन एक तरीके से बनाएं, और वाई डिड ही अर्ज सिटीजन फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन, कि वो लॉयल्टी रखें टूवर्ड्स नेशन, वो ऐसा क्यों अर्ज करते हैं। और हाउ वॉज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड, क्यों लॉयल्टी को एक तरीके से बेस माना गया सोशल पिरामिड का। तो एक तरीके से इससे क्या होगा, लॉयल्टी यहाँ पर आएगी तो अच्छा रहेगा, डेमोक्रेसी यहाँ पर आएगी, डेमोक्रेसी आएगी तो उससे क्या होगा, वेलफेयर होगा हर किसी का, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर है द रियल माइनॉरिटीज़ आर दी मासेस ऑफ दिस कंट्री। तो देखो वो ये बोलते हैं कि जो रियल माइनॉरिटी है ना वो यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी वगैरह नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो कि ट्राइबल पीपल हैं, उन्होंने पास में बहुत कुछ सहा है, उनको मार के भगाया गया, उनके लैंड को ले लिया गया, उनको राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। मर्चेंट्स क्या करते हैं, उनके एरिया में आके फोर्सफुली उनसे काम करवाते हैं, उनका लैंड ले लेते हैं, स्लेव की तरह उन्हें रखा जाता है, राइट। उसके साथ साथ एक तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि रियल माइनॉरिटी कौन है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए कुछ आप प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करो। सो एक बार आप रीड कर लेना, यही यहाँ पर इसका क्रक्स है, यही यहाँ पर इस मेंशन किया हुआ है, राइट। सो ट्राइबल पीपल के बारे में यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो हु आर द रियल माइनॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू एनजी रंगा, और क्यों। उसके बाद अग्री हो क्या आप रंगा के साथ, अगर यहाँ पर इफ़ नॉट मेंशन हु आर द रियल माइनॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। उसके बाद एक्सप्लेन करनी कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी विलेजर्स। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी जो विलेजर्स हैं उनकी कंडीशन को मेंशन किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो ट्राइबल पीपल हैं और ऑर्डिनरी जो विलेजर्स हैं उनकी जो बेकार कंडीशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है, और उनका कहने का मतलब है उनको रिजर्वेशन दो, उनको राइट्स वगैरह प्रोवाइड करो। नेक्स्ट यहाँ पर 17 जो कि हमारा लास्ट है वो ये है कि महात्मा गांधी जी चाहते थे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना, और वो बताते हैं कि हिंदी को मैं क्यों चाहता हूँ और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखो क्वालिटी बताई गई है इस पैसेज के अंदर कि एक तरीके से मिक्स नेचर होना चाहिए, मतलब सोसाइटी में जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उसका वो मिक्सचर होना चाहिए, ताकि वो एक तरीके से मिक्स्ड कल्चर को शो कर सके और यूनिटी मेंटेन कर सके सोसाइटी के अंदर। और वो हिंदी में एक तरीके से वो फीचर कूट कूट के भरा है, वो एक तरीके से हिंदी जो है वो एक तरीके से हिंदी और प्लस में जो उर्दू है उसका मिक्सचर है जो कि यूनाइट कर देगा पूरे इंडिया को, इसीलिए इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बनाना चाहिए। सो उसी के बारे में इस पैसेज के अंदर मेंशन किया हुआ है। सो क्वेश्चन यही है यहाँ पर कि वो क्यों चाहते थे बनाना, या फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि एक तरीके से आर्ग्यूमेंट बताओ अगेंस्ट हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो कौन देता है अगेंस्ट में, श्रीमती जी दुर्गाबाई देती हैं अपना आर्ग्यूमेंट, या फिर दो ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने जो कि चाहते थे कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बने, तो महात्मा गांधी यहाँ पर आप बोल सकते हो, या फिर आर.वी. धुलेकर के बारे में यहाँ पर आप बोल सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लैंग्वेज की यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी थी उसको कैसे सॉल्व किया गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा 6 मार्क वगैरह में, लेकिन 2 मार्क में बन सकता है ये भी, राइट। सो ये सभी क्वेश्चंस थे, 17 के 17 पैसेजेस हैं, सभी की मैंने आपको समरी बता दी शॉर्ट में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसका मतलब समरी क्या है। अब देखो, अब आपको समरी समझ में आ गई सबकी, आपको पता है हर पैसेज बोलना क्या चाह रहा है। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, आप क्वेश्चन को समझना पड़ना, और आप आराम से, आपको समरी पता है ना, आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा कुछ, और नहीं भी मतलब वहाँ पर में आपको मिल जाएगा, पढ़ोगे तो अच्छे से उसको, क्वेश्चन को भी और पैसेज को भी, राइट। और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा पैसेज से, तो वो आपका जो क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन वीडियो बताई है, या फिर जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है उसके बेस पे आप उनका आंसर कर पाओगे। सो इट मीन्स आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार और देख लो, और जो मैंने यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसको एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से। ये इनफ है आपके लिए, आपने सभी को अच्छे से पैसेज की समरी पता है, आपको क्वेश्चंस आपको पता है, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, सभी क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाओगे, राइट। सो ये थी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, राइट। सो कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो, और एक वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है ना वीडियो के लिए, राइट। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।